जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं एक और नए भारत विरोधी प्लान के बारे में। आप सब जानते हैं कि सीआईए किस तरह से भारत के अगेंस्ट भारत विरोधी हरकतें कर रहा है, किस तरह से भारत में रिजीम चेंज ऑपरेशंस की जो खबरें आप सबको ऑपरेशन 37 का खुलासा हुआ, ये आप सबको पता ही है। लेकिन एक और प्लान है जो सामने आ रहा है। ये है गुंटर फेलिंजन। ये नेटो एनलार्जमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं। और इनकी ये ट्वीट आती है, ये कहते हैं कि आई कॉल टू डिसमेंटल इंडिया इनटू एक्स इंडिया, नरेंद्र मोदीज रशियाज मैन एंड वी नीड फ्रेंड ऑफ फ्रीडम फॉर खालिस्तान नेट। अब ये सब तो जानते हैं कि खालिस्तान और इस तरह की जो भारत विरोधी, भारत तोड़ने वाली जितनी भी ताकतें हैं, उनको कौन बल देता आया है। और साथ ये यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और डेमोक्रेसी के नाम पर जो भारत विरोधी अब तक इन्होंने एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं, इसके पीछे कौन ताकतें हैं। इसके आगे आ जाते हैं। इनकी ये दूसरी ट्वीट है जिसमें ये लिखते हैं, आई कॉल फॉर सपोर्ट ऑफ इंडियन ऑपोजिशन पोर्टस, वी मस्ट सपोर्ट राहुल गांधी एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2024. We have tried with Narendra Modi, but he's pro Russia, pro China, pro BRICS, and pro disaster for India for and free world. He must go into Maiden. बात सारी ये है, इस ट्वीट से तो एक और क्लैरिटी हो जाती है। मेरे साथ उमेश जी भी हैं, हम आगे इसमें चर्चा में देखेंगे किस तरह से भारत की जो अपोजिशन है वो भारत विरोधी पूरे प्लान में किस तरह से शामिल है। और एक और जो ये क्रेटली की ये पोस्ट है, उसमें आप देख रहे हैं कॉल टू डिसमेंटल, जो इन्होंने ट्वीट की थी उसी को खबर के रूप में इन्होंने दिखाया, बताया कि किस तरह से ये जो है नेटो एनलार्जमेंट कमेटी के चेयरमैन ये भारत तोड़ने की जो ओपनली ये साजिश अपने सबके सामने दिखा रहे हैं कि क्या इनका उद्देश्य है। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वेस्ट कभी भी भारत का दोस्त नहीं था। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सब अपने अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक्स जो इम्पोर्टेंस होती है उसके हिसाब से फैसले लेते हैं। आगे हम और आते हैं कि किस तरह से ये आप जानते हैं कि बिहार इलेक्शन हो रहे हैं। नॉर्वे एम्बेसडर मीस प्रशांत किशोर अहेड ऑफ बिहार पोल्स फॉरेन हैंड इन इंडियन इलेक्शन। यहाँ पे ये बात समझने की कोशिश की जा रही है कि हमारे देश में जो कई सारे राज्यों में चुनाव है उस सब में किस तरह से ये देश विरोधी ताकतें इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये इंपॉर्टेंट राज्य हैं जिनसे भारत की जो केंद्र की राजनीति है उसका फैसला होता है। तो क्या कुछ करने की कोशिश की जा रही है ये हम समझ पा रहे हैं। और ये डोनाल्ड लू, आप सब जानते हैं कि इनका क्या काम है और ये किस काम के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब में रजीम चेंज के लिए ये जाने जाते हैं। और अब ये कहाँ पे आने वाले हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो कुछ चल रहा है पूरे भारत को लेकर, मतलब क्या भारत ने अपने जो स्टैंड लिया उसके खिलाफ अब देखिए यूएस ने जो अपना असली चेहरा दिखाया है वो सामने आया है। और अब ये जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पे एक और खबर कि यूएस का जो एक ऑफिसर था वो बिजनेस ट्रिप पर था बांग्लादेश में, और ढाका के एक होटल में मरी हुई अवस्था में मिला है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें और भी आगे हम किस तरह से ये सारी चीज़ें डेवलप हो रहे हैं। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या खासतौर से ट्रम्प की बात करें, वो किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, आगे वो भी हम इस पूरे डिस्कशन में शामिल करेंगे और आपको बताएंगे। उमेश जी को भी जोड़ लेते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा अपडेट है, क्या कुछ चल रहा है? क्या एक और साजिश भारत विरोधी शुरू हो गई है ऑपरेशन 37 के बाद? देखिए, इसके लिए आपने एक तरह से कॉम्प्रीहेंसिव, एक तरह से जिस हिसाब से आपने ताना बाना बुना है, लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल टूल किट चालू हो गया है भारत की सॉवरेनिटी, भारत की अखंडता को ब्रेक करने के लिए। और इसके लिए ये जो नेटो एनलार्जमेंट कमेटी के जो चेयरमैन है, गुंथर इनका नाम है, इन्होंने बोला है कि हमको इंडिया को एक्स इंडिया बनाना है। इन्होंने बोला है कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाएगा। इन्होंने बोला है कि खालिस्तान को बनाना है हमें। एक तरह से ब्रिटिश जाने से पहले भारत जो खंड खंड में बटा हुआ था वैसा बनाना है। और 2024 में इन्होंने राहुल गांधी की एक तरह से समर्थन किया है। उसके बाद देखिए, नॉर्वे की जो एम्बेसडर है, जो नॉन सीआईए ऑपरेटिव है, वो अभी मिलती है प्रशांत किशोर से।
और भी जो यूरोपियन राजदूत है और अमेरिकन राजदूत है, वो अभी मिलते जा रहे हैं बिहार के अंदर लोकल लेवल नेताओं से। तो इनको हुँ, बिहार के इलेक्शन में इतना क्यों इम्पोर्टेंस है? इसके साथ आपने देखा है कि कैसे वोट चोरी का जो इल्ज़ाम है, राहुल गांधी ने लगाया है। मतलब अगर कल नरेंद्र मोदी सरकार जीत भी जाती है, तो ये बोलेंगे कि ये वोट चोरी से हुआ है और फिर ये एजिटेशन करेंगे ताकि भारत के अंदर भी एक रेजिम चेंज लाया जाए, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, जैसे पाकिस्तान में हुआ था और जैसे श्रीलंका में हुआ था। ये एक तरह से प्रीकर्सर है। फिर डोनाल्ड लू, जो जैसे आपने देखा है कि वो पाकिस्तान भी गए थे, बांग्लादेश भी गए थे, श्रीलंका भी गए थे और भारत में भी है। तो कहीं न कहीं जहाँ पे भी रेजिम चेंज ऑपरेशंस होता है, वहाँ पे ये डोनाल्ड लू रहते हैं। फिर अमेरिकन एम्बेसडर है हैस, रिटायर्ड अमेरिकन एम्बेसडर है पीटर हैस। वो भी उन्होंने 6 बार बांग्लादेश की एक तरह से उन्होंने यात्रा की है पिछले 2 साल में। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश के अंदर एक सर्विंग यूएस ऑफिसर जो है, वो उसकी डेथ हो गई है और उसके ऊपर उन्होंने एक तरह से आप देखिए एक सर्विंग यूएस ऑफिसर को बताया जाता है कि वो वहाँ पे बिज़नेस ट्रिप पे था। आप ये और वो 2 साल में रिटायर भी हो रहा था एंड ही वाज़ पार्ट ऑफ ऑल द रेजिम चेंज ऑपरेशन एज़ वेल। तो यहाँ पे क्या हुआ? आप ये क्यों यूएस स्पेशल ऑफिसर को मारा गया? ये सबसे बड़ी बात है। भारत ने ही कंसर्न रेज़ किया है। क्या जो हमारे पड़ोसी है, हैज़ इट बिकम अ बैटल ग्राउंड ऑफ जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड? क्या उधर चाइना और अमेरिका आपस में भिड़ रहे हैं? क्योंकि अगर देखिए विक्ट्री परेड के बाद ये काम हुआ है। तो कहीं न कहीं पुशबैक होता जा रहा है और बांग्लादेश जो है उधर रशिया भी इंटरेस्टेड है, इंडिया भी इंटरेस्टेड है, चाइना भी इंटरेस्टेड है, अमेरिका भी इंटरेस्टेड है। तो ये पूरा गेम चलता जा रहा है। फिर बात आ रही है डोनाल्ड ट्रम्प का। सबको मालूम है डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रो इंडिया थे, अचानक प्रो पाकिस्तान कैसे हो गए? उसका उजागर हो गया है। देखिए, उनकी जो कंपनी है, कल उनको नास्डैक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ था और कहीं न कहीं बताया जाता है कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो उन्होंने फ्लोट किया और वो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ उन्होंने करार किया है, उसके कारण उनको $5 बिलियन का फ़ायदा हुआ है। ये विंडफॉल गेन बताते हैं 6-10 सालों में। तो अपनी तरह एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम बना रहे हैं और उन्होंने किसको चुना? टेररिस्ट नेशन पाकिस्तान को चुना है और पाकिस्तान के लिए उन्होंने इंडिया से अपने टाइज़ खराब किए हैं। और ये बात बताती है कि ये सीआईए का जो लॉन्ग टर्म प्लान है कि भारत को तोड़ा जाए, वो चालू हो चुका है, जिसमें अमेरिकन राष्ट्रपति को भी पाकिस्तान ने एक तरह से ब्राइब करके अपनी तरफ कर लिया है। क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अलाइन होके उनकी जो पर्सनल नेटवर्थ है, ट्रम्प फैमिली की पर्सनल नेटवर्थ है, वो बढ़ने वाली है। मागा कोई उनका है ही नहीं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उनका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। इट इज़ मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन। This is a plunder of American national interest for ट्रम्प डायनेस्टी के वेल्थ बढ़ाने के लिए। दिस इज एज सिंपल एज दिस अंबर जी। एब्सोल्युटली कई सारे इसमें अपडेट्स हैं कि ट्रम्प फैमिली जो है वो किस तरह से जो क्रिप्टो उनका उन्होंने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल वो सारा सिस्टम हुआ उसके बाद उन्होंने कितनी वेल्थ उन्होंने कमाई है। कई सारे इसमें अपडेट्स हैं, कई सारी जानकारियाँ हैं जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये तो पीटर हार्ट की है, ये हम देख चुके हैं। दूसरा मैं सॉरी ट्रम्प फैमिली प्रॉफिट्स फ्रॉम लॉन्च ऑफ वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्रिप्टो टोकन। तो बेशक ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से तो क्लियर हो जाती हैं कि किस तरह से और किस उद्देश्य से ट्रम्प इस बार सत्ता में आए हैं और उन्होंने हर जो है हथकंडा वो अपनाया आने के लिए और जो बदलाव ट्रम्प में हम देख पा रहे हैं उसके रीज़न्स भी समझ में आ रहे हैं कि आखिर ट्रम्प इतने बदले हुए क्यों हैं इस बार की टर्म में। मैं एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बीच में एक वीडियो भी आया था जिसमें बताया गया, एक एनालिस्ट इक्विटी मार्केट के एनालिस्ट ने बोला भी था कि इतना पॉजिटिव न्यूज़ आने के बावजूद भी भारत के अंदर स्टॉक मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है? देखिए हमारी जो जीडीपी थी 6.3 6.4 जो होने वाली थी, उसको 7.8 होने के बावजूद भी मार्केट में कोई एक तरह से रेडी नहीं है। जीएसटी कट हुआ है, हुँ। जीएसटी के कारण आप देखेंगे लोगों के पास पैसे ज़्यादा आने वाले हैं, कंज़म्पशन बढ़ने वाला है और एक तरह से आपने देखा है कि हमारी जो रेटिंग्स है, उसको भी ट्रिपल बी माइनस से ट्रिपल बी कर दिया है। मतलब हमारी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव किया है और उसके बावजूद भी भारत के स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ रहा है।
तो कहीं न कहीं लोगों ने यहाँ तक बोल दिया है कि शायद जो हेज फंड्स हैं, अमेरिकन हेज फंड, वो जानबूझ के भारत के स्टॉक मार्केट को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड, भारत के रुपए को भी वो जानबूझ के नीचे करने लग गए हैं। ये एक तरह से सोची-समझी साजिश है, जिसके अंदर मेरा मानना है कि आगे जाके भारत के अंदर कोई बिज़नेस ग्रुप या कुछ भी एक तरह से बहुत एलिगेशंस लगा सकते हैं, जैसे हिंडनबर्ग ग्रुप ने लगाया था। तो ये हिंडनबर्ग ग्रुप वाला ये फाइनेंशियल टूल किट फ्यूचर में आ सकता है अंबर जी। ये मैं इसके लिए अभी से बात बताना चालू कर रहा हूँ और ये बिहार इलेक्शन के साथ भी इन्होंने चालू कर दिया है। और बिहार में आपको मालूम है 60-65 लाख फर्जी वोटर मिले थे। अब वो फर्जी वोटर के ऊपर जो थे, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने वोट चोरी का जो बोलते हैं, वो कैंपेन चला दिया है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी को जो समर्थन कर रहा है, वो भारत के टुकड़े-टुकड़े चाहता है। अब ऐसा बताया जाता है कि भारत के अंदर रेजिम चेंज करने की इन्होंने पूरी कोशिश कर दी है। सिद्धारमैया ने भी बोला ही है कि अगले 6 महीने के अंदर मोदी सरकार कोलैप्स हो जाएगी। तो ये क्या बात है? ऐसे अगर इतना ही उनको रहता है, तो व्हाई डोंट दे वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लेके आते मोदी जी के अगेंस्ट? मालूम पड़ जाएगा कितना सपोर्ट है। ये एक क्लासिक रेजिम चेंज ऑपरेशन है, जिसमें जो डीप स्टेट है, वो एक तरह से भारत के अंदर इवोकिज्म फैलाने के लिए हमारा जो एकेडमिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, हमारा जो यहाँ पे जो बुद्धिजीवी है, जो सो कॉल्ड लिबरल्स है, मीडिया है, बिके हुए एनजीओ है, बिके हुए जो अर्थशास्त्री हैं, इन लोगों के साथ मिलके भारत के खिलाफ एक नैरेटिव चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक तरह से पिछले दिन एक थिंक टैंक का भी एक वो आया था, जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने एक तरह से भारत के अंदर अमेरिकन जो वेपन सिस्टम्स है, उसको प्रमोट करने की कोशिश की और रशियन वेपन सिस्टम्स को एक तरह से उन्होंने बताया कि भारत सरकार कोई भी अच्छे वेपन सिस्टम नहीं ले रही है। सुखोई 400 जो SU 400 जो ऑपरेशन सिंदूर में बहुत इफेक्टिव साबित हुआ, उसको उनके उस फाउंडेशन के जो लोग हैं, उन्होंने बोला कि इट इज़ अ शिट वेपन सिस्टम। तो कहीं न कहीं है देखिए कि कैलकुलेटेड प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। दिस शोज़ दैट भारत के अंदर रेजिम चेंज ऑपरेशन अभी तक खत्म नहीं हुई है। एलेक्स सोरेस आज भी एक्टिव है, जॉर्ज सोरोस के बेटे आज भी एक्टिव है। और वहाँ पे आपको मालूम है कि बांग्लादेश के अंदर जो यूएस है, वो एक तरह से बिल क्लिंटन फाउंडेशन और ये ओबामा फाउंडेशन और ये जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से उनको पैसे मिल रहे हैं। इसी के कारण वो वहाँ पे अभी तक स्थापित है। नहीं तो आप सोचिए कि एक एडवाइज़र जो जो एडवाइज़र बन के बांग्लादेश में है, वो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहा है? भाई बांग्लादेश नॉट इलेक्शंस कराने के लिए इतने प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं? जिस दिन इलेक्शंस हुए, प्रो इंडिया सरकार वापस आ जाएगी। यही डर से वो इलेक्शन नहीं करा रहे। बिल्कुल, तो अब सामने जो भारत के सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कई सारे राज्यों के चुनाव हैं और एक तरफ जो यूएस है, वो हर तरह का हथकंडा भारत को तोड़ने के लिए आज़मा रहा है कि भारत किसी तरह से घुटनों पर आ जाए और उनकी जो टर्म्स है उस पे मान लें। कितना बड़ा चैलेंज आप भारत के लिए देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार या भारत इस पूरे चैलेंज को फेस करने के लिए सक्षम है? ख़ास तौर से अगर जनता की हम बात करें क्योंकि जनता के बीच में कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो काफ़ी लंबे समय से एक तरह का अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहा है, इलेक्शन कमीशन और ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। तो आप क्या समझ पा रहे हैं? कितना बड़ा चैलेंज अभी ये भारत के लिए और है? देखिए, कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने भी एक तरह से प्रेस विज्ञप्ति दी थी और ये अनप्रेसिडेंटेड हुआ है। कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी भी भारत के अंदर इतनी बड़ी प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी की थी। उन्होंने लाइव क्वेश्चंस लिए थे। तो ये जो ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, ये सरकार को मालूम है और वो उसको इफेक्टिवली भी फाइट करते जा रहे हैं। जिस हुँ, हिसाब से सरकार को गिराने के लिए जो माहौल बनाया जा रहा है, भारत सरकार उसको इफेक्टिवली फाइट करती जा रही है। जैसे ही हुँ, सैंक्शंस लगे, उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स चालू करवा दिया। जैसे ही हुँ, आपने देखा कि अमेरिका ने $50 बिलियन का जो हमारा ट्रेड फर्क पड़ने वाला है, हम बाकी जी, कंट्रीज के साथ एफटीए चालू कर चुके हैं। और जी, भारत के अंदर एक तरह से जो लोग डेड इकोनॉमी बता रहे थे, जब जीडीपी फिगर्स आए, तब वो 7.8% आने से सब लोग चुप बैठ गए। आज हुँ, कोई भी बात नहीं कर रहा है उसके डेड इकोनॉमी के लेके। और ऊपर से हम देख रहे हैं कि यूएस के अंदर खुद डेड उनकी इकोनॉमी डेड नहीं गटर के अंदर जा रही है। इट इज़ गोइंग इनटू गटर्स। और एक चीज़ है मैं ये भी बता देता हूँ यूएस डरा हुआ है।
यूएस भारत से डरा हुआ है और वो चाहता है कि मोदी जी अगर रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि मोदी जी के आने से क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर वेपन सिस्टम जो हमारे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, होम ग्रोन, वो बढ़ता जा रहा है। सेकंड, हमारा यूपीआई जो सिस्टम है वो एक तरह से ब्रिक्स के अंदर सब देशों को इंटीग्रेट कर देगा, जिससे हुँ, डॉलर का जो डोमिनेंस है वो कम हो सकता है। थर्ड, भारत के अंदर सेमीकंडक्टर्स के ऊपर काम होना चालू हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे लोगों को हुँ, जॉब मिलने वाला है। ये सब चीजें, और रेयर अर्थ मिनरल्स में भी भारत ने पॉलिसीज चालू कर दी है, और जापान के साथ हम एक तरह से वहां से टेक्नोलॉजी मंगाएंगे, और यहाँ पे रिफाइनिंग का काम भी उन्होंने चालू करवा दिया, पीएलआई स्कीम उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि इस आदमी अगर ये बना रहा पावर में, तो ये एक तरह से उनके इंटरेस्ट के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कंटिन्यूअसली आपने देखा है कि भले ही ऑपोजिशन हो या बीजेपी के अंदर कुछ लोग हों या कुछ लोग जो एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर में जीत के बाद ऐसा हो रहा है। कितने मतलब कांटों का ताज के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी हर रोज काम करते जा रहे हैं, और देश के अंदर एक रेजिम चेंज ऑपरेशन चलाया जा रहा है सीआईए के नेटवर्क के द्वारा। ये ये सब फैक्ट्स मैंने इसके लिए आपके सामने रखे हैं, ताकि सबको मालूम पड़े कि ताना बाना कहाँ से बुना जा रहा है। हम सिर्फ खबर को एक एक नजरिए से नहीं देख सकते, इसमें हमें सारे पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, तभी आप टूल किट समझ सकते हैं। ये मेरा मानना है। नहीं, वो बात बिल्कुल सही है क्योंकि अलग-अलग चीज़ें सामने आ रहे हैं, कहीं पे कोई ट्वीट कर रहा है, कहीं पे कुछ बोल रहा है, कहीं पे कोई विज़िट कर रहा है, कहीं पे कुछ चीज़ें अलग तरह से सामने आ रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जोड़कर एक पूरा हमें मकसद समझ में आ रहा है कि किस तरह से ऑपरेशन 37 के बाद अब ये एक नया जो ऑपरेशन है वो भारत तोड़ने के लिए जो सीआई है उस वो चालू कर चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है भारत के लोग बड़ी जल्दी हमने देखा कि जो अभी 2024 के इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, उसमें भी कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो संविधान बचाओ के नाम पर लोगों को बरगलाने में कुछ हद तक तो कामयाब रहा। क्योंकि अब ये नहीं कह सकते कि उनका 25 से 30% वोट शेयर ले लें या जो भी है उनका, वो जनता को एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। अभी हमारे सामने ये कि अब इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को लेके, सारी चीज़ों को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके, ये जो एक वापस से नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है और मोदी जी को हटाने की जो साज़िशें की जा रही हैं, जनता इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा अहम किरदार में आ जाती है किसी भी ऑफ़ कोर्स क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। अभी जो देश विरोधी चीज़ें हैं, इनको कैसे हम जनता के बीच में सही नैरेटिव पहुँचाएँ और जनता को मज़बूत रख पाएँ। देखिए, बहुत सारे तो हमारे यूट्यूबर्स ही हैं जो जनता को एक तरह से बहका रहे हैं। उन्होंने उस समय बता दिया था 2024 के अंदर कि मोदी जी 350 सीट जीत रहे हैं, कोई बोल रहा 360 जीत रहे हैं, कोई बोला 330 जीत रहे हैं। सारे ओपिनियन पोल्स ने उस समय बोला था। मैंने उस समय बोला था कि मोदी जी को मिनिमम 240 सीट आएगी, मैक्सिमम अगर सब लोग साथ में काम करेंगे तो 380 आएगी, और मिनिमम में 240 सीट आएगी। ये मैंने 2023 में ही बोल दिया था। उसके बाद लोगों ने मुझे कांग्रेस का दलाल बोलना चालू कर दिया था। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अपने आप को देशभक्त बताते हैं, पर वो अब्रॉड में बैठे हैं, कोई चाइना में बैठा है। यहाँ पे जाके वो एक तरह से भ्रामक स्थितियां, मतलब जो सही बातें नहीं बताते, वो एक तरह से बताएंगे कि आप वोट करने मत जाइए, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने वोट करने नहीं गए थे। हमारे जब हिंदू वोट नहीं करने गए तो टैली आ गई थी 240। उसके बाद आरएसएस जुड़ा, और आपने देखा हरियाणा में हमने जीत हासिल की। हमने बाद में हमने देखा कि महाराष्ट्र में अप्रत्याशित जीत हासिल की। ये सब तब हुआ जब हम देखे थे मोदी जी साथ में थे, योगी जी साथ में था, संघ परिवार साथ में था, और लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया। तब आपने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर 288 में से 230 सीट आई थी एनडीए को। ये एक तरह से चमत्कारिक विक्ट्री है। अब इस जो पूरा इकोसिस्टम है, इसको तोड़ने की बात चल रहा है। इसके लिए बार-बार ये भारत के अंदर हर जगह इलेक्शंस के अंदर ये जो राजदूत है इंटरेस्ट ले रहे हैं। उनको क्या इंटरेस्ट है बिहार इलेक्शन में? व्हाई इज नॉर्वे की जो सीआईए एजेंट है, वो प्रशांत किशोर से क्यों मिल रही है? क्या वो अनदर केजरीवाल बनेंगे?
ये सोचने वाली बात है लोगों को। और मेरा ये मानना है कि जिन्होंने ये एक तरह से क्लासिक रेजिम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा है, और इसी के लिए हमें वहां पे जो सही चीजें हैं वो बताइए। मेरा ये नहीं बोलता हूँ कि बीजेपी को आप एकदम ही मतलब क्लीन चिट दे दीजिए। गुड़गांव के अंदर जो होता है, सैनी सरकार को पूछिए कि क्यों वहां पे काम नहीं हो रहा है। मैं ये भी बोलता हूँ, हमें पूछना चाहिए, हमें एक सही क्वेश्चन पूछना चाहिए। और आप देखिए, गुड़गांव के अंदर अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि गुड़गांव की सड़कें ठीक करो, सैनी सरकार जाना चाहिए, तो वो वाजिब है, क्योंकि वहां पे बीजेपी 10 साल से काम कर रही है, 10 साल से। अब ये ऐसा कोई भी औचित्य नहीं होता है कि उन्होंने वहां पर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं किया। पर देखिए हमारी ऑपोजिशन क्या कर रही है, वो एक तरह से विदेशी ताकतों से पैसे ले रही है और रेजिम चेंज ऑपरेशन का प्लान कर रही है। ये डिफरेंस है। देश के अंदर एक क्रेडिबल ऑपोजिशन की जरूरत है, बिका हुआ ऑपोजिशन नहीं है। और ये वही राहुल गांधी है जिसने चाइना के साथ में 2008 में करार साइन किया था। उसके अंदर भी वो $3 लाख इनको राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले थे। ये भी बता देता हूँ। प्रॉब्लम यही है कि हम सही क्वेश्चन नहीं पूछते। हमें सही क्वेश्चन पूछना चाहिए, और भले ही हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो, उनको क्वेश्चन पूछने से आप खराब नहीं हो जाते। क्या टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो और क्या आपका इंटेंशन है, दैट इज मैटर्स। लोगों के अंदर जिस दिन ये समझ आ जाएगी, कोई भी भारत के दो लोगों को बहला नहीं सकेगा। ना तो फिर बाद में शाहीन बाग होगा, ना बाद में फार्मर्स एजुटेशन होंगे, ना ही कोई स्टूडेंट्स एजुटेशन होगा। सही इश्यूज के ऊपर बात करना जरूरी है अंबर जी, मैं यही बोलता हूँ। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सही विषयों को उठाना बहुत ज़रूरी है और सही विषयों की जानकारी और क्या कुछ चैलेंजेस अभी हमारे सामने एक देश के तौर पर हैं और हम लोगों की क्या ज़िम्मेदारी है ऐसे समय में, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बहुत ज़रूरी है कि हम इन विषयों को उठाएँ और जनता तक पहुँचाएँ और जनता को उनकी ज़िम्मेदारी भी समझाएँ। तो ऐसे समय में आप सबको बहुत मज़बूत रहना है, किसी भी तरह के इस प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना है। बहुत ज़रूरी है कि जैसे कि आपने कहा कि बिका हुआ विपक्ष ना हो, बिका हुआ विपक्ष देश का सौदा देश विरोधी ताकतों के साथ कर देता है और ऐसा आज नहीं, इतिहास में बहुत बार हुआ है। तो एक बार फिर से आप सबके सामने ये ज़िम्मेदारी है कि आप इतिहास को रिपीट ना होने दें और देश को इसी तरह से मज़बूती से आगे बढ़ते रहने देने के लिए आप देश के साथ रहें। मोदी जी का सपोर्ट करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।